नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज आज की क्लासेज के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संतुलित भोजन, भोजन के प्रमुख अवयव या कार्बनिक अणु बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु के अंदर आज की क्लास में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्वागत कीजिएगा। इस टॉपिक का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन शब्द का अर्थ क्या है। प्रोटीन शब्द का अर्थ दोस्तों होता है प्राइमरी, या इसे प्राथमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कहा जाता है। प्रोटीन शब्द के अर्थ की यदि हम बात करें, मीनिंग की बात करें कि प्रोटीन शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। प्रोटीन शब्द का अर्थ है प्राथमिक। क्या है? प्राथमिक, या इसको प्राइमरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। ये शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक इकाई। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण पॉइंटों की, तो प्रोटीन की संरचनात्मक, प्रोटीन को शरीर की क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं, प्राथमिक इकाई है। हमारी बॉडी का निर्माण किससे मिलकर के हुआ है दोस्तों? प्रोटीन से मिलकर के हुआ है। प्रोटीन जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन तत्व तो होते ही हैं। साथ में प्रोटीन में एक अलग से जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजनी पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेज के नाम से भी जानते हैं। कुछ प्रोटीन में आयोडीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे कैसीन प्रोटीन होती है, फास्फोरस होता है, दूध में पाई जाती है, याद रखना। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल, और जल के अलावा सेकंड नंबर पर जो पार्ट होता है जीव द्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, उसका नाम क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। शरीर के बाहर का लगभग 15 से 18% पार्ट क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। प्रोटीन के निर्माण की यदि हम बात करें तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से मिलकर के होता है। लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल की हम बात करें तो एमिनो अम्ल प्रोटीन निर्माण की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। एमिनो अम्लों के अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, एक एमिनो समूह होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। कुल मिलाकर प्रोटीन की प्रकृति एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है। कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। एम्फोटेरिक नेचर इसका माना जाता है। ऐसे ही कुछ और भी आगे बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं, तो आइए एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं, समझते हैं, साथ ही साथ हम लिखते हैं। नोट्स हमें प्रॉपर तरीके से बनाने हैं ताकि हमें बार बार वीडियो सुनना नहीं पड़े, बार बार क्लास हमें देखनी नहीं पड़े। क्योंकि जिस काम को अभी हम 2 घंटे में कर रहे हो वो जब रिवीजन होगा तो 1 घंटे में होना चाहिए। जब 1 घंटे में होगा तो एग्जाम जस्ट पहले वो 15 मिनट में भी होना चाहिए। तो बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। और जिस नोट्स को हम अपने हाथों से बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा दिमाग निवास करता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में दोस्तों हमारी कॉपी दिखती है, हमारा रजिस्टर दिखता है, हमारा पेंसिल, पेन से जो हाईलाइटेड जो लाइन है वो लाइनें दिखती हैं। कई बार तो उसी से हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मार्केट से कोई आप बुक भी खरीद करके लेके आते हो पढ़ने के लिए तो उसमें से भी आप शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें, अपनी लैंग्वेज के रूप में, अपने हाथों से उसको सुंदर कला के रूप में जरूर अपने रजिस्टर के अंदर लिखें, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको बुक नहीं खोलनी पड़े, वो रजिस्टर आपको देखना पड़े और वो चीज़ें आपकी जब पहले से हमारे दिमाग में रहती हैं तो प्राथमिक स्मृति के यदि हमारे रूप में रहेंगी तो जब सेकंड बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो तुरंत हमें वो क्या होगी? याद हो जाएगी। यही तो रिपीटेशन होता है, यही तो पुनरावृत्ति होती है। तो इन चीजों को बड़े ध्यान से आप लिखेंगे। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक होता है, प्राइमरी होता है, शरीर की संरचनात्मक इकाई है। शरीर की संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। शरीर की संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? याद रखना, प्रोटीन है।
किस किस से मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से निर्मित होती है, इसलिए इसे नाइट्रोजनी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनी पदार्थ कहा जाता है, नाइट्रोजीनियस सबस्टांसेज के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजीनियस सबस्टांसेज के नाम से जाना जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से निर्मित होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनी पदार्थ के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रोटीन्स के अंदर, कुछ प्रोटीन में सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस आदि तत्व क्या रहते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, आदि तत्व इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। जल के बाद जीव द्रव्य में सेकंड नंबर पर पाई जाने वाला सबसे अधिक पदार्थ है ये। जल के बाद प्रोटीन जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाई जाने वाला दूसरा पदार्थ है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला दूसरा पदार्थ कौन सा है? याद रखना, प्रोटीन है। शरीर के भार का लगभग 15 से 18% भाग क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होती है। शरीर के भार का लगभग 15 से 18% भाग क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जो होते हैं ये एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या होती है दोस्तों? एमिनो अम्लों के बहुलक हैं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? एमिनो अम्ल कहलाती है। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? एमिनो अम्ल कहलाती है। लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं जो कि प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 20 प्रकार के अमाइनो एसिड से निर्मित होती है प्रोटीन। लगभग 20 प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। एमिनो अम्ल की जो प्रकृति होती है वो एम्फोटेरिक होती है। अगर हम बात करें एमिनो अम्ल की प्रकृति, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, एमिनो अम्ल की प्रकृति जो होती है वो उभयधर्मी होती है। कैसी होती है? उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर होता है क्योंकि इसमें एक अम्लीय समूह भी होता है और एक क्षारीय समूह भी होता है। एक तो इसमें पाया जाता है अम्लीय समूह, एसिडिक ग्रुप, और एक इसमें पाया जाता है क्षारीय समूह जिसको कहा जाता है एल्कलाइन ग्रुप। अम्लीय समूह के रूप में पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्षारीय समूह के रूप में पाया जाता है एमिनो ग्रुप।
एमिनो समूह NH2, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक नेचर के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। R C, यार ग्रुप जुड़ा हुआ है, H एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ एमिनो समूह जुड़ा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है। तो अमाइनो एसिड की प्रकृति उभयधर्मी होती है। अम्लीय समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक समूह होता है, क्षारीय समूह के रूप में एमिनो समूह होता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक नेचर का माना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रोटीन जो होती है इसका अणुभार कितना होता है, तो लगभग 12,000 डाल्टन से लेकर के कई लाख तक प्रोटीन का क्या होता है, अणुभार होता है। प्रोटीन का अणुभार की यदि हम बात करें तो प्रोटीन का अणुभार होता है लगभग 12,000 डाल्टन से कई लाख तक क्या होता है, प्रोटीन का अणुभार होता है। अगर हम बात करें कि एमिनो अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक होता है और एमिनो समूह होता है, इसकी उपस्थिति के कारण यह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण दर्शाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हमने उभयधर्मी कहा है। क्या कहा है दोस्तों, उभयधर्मी नेचर का कहा है। उभयधर्मी को द्विध्रुवी आयन भी कहते हैं, डाइपोलर कहा जाता है, द्विध्रुवी आयन, डाइपोलर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डाइपोलर, या इसको ज्यूटर आयन भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, ज्यूटर आयन के नाम से भी जाना जाता है, द्विध्रुवी आयन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि गर्भवती महिलाओं को अपने भोजन में किसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए, तो गर्भवती महिलाओं को अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी पदार्थ कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। जिस प्रकार एक दीवार का निर्माण ईंट, बजरी, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट से मिलकर होता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी का निर्माण, हमारी मसल्स का निर्माण, हमारी हड्डियों का निर्माण, मांसपेशी का निर्माण, रक्त का निर्माण, बालों का निर्माण, नाखून का निर्माण, हमारी त्वचा का निर्माण, सबका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। प्रोटीन सर्वाधिक जैव विविधता प्रदर्शित करने वाला जैव अणु है। याद रखना, सबसे ज्यादा जो जैव अणु दर्शाता है, विविधता दर्शाता है, वो जैव अणु कौन सा है, प्रोटीन। हर चीज में अलग अलग है, दालों में अलग है। इसके अलावा हम बात करें, अंडे में अलग है, गेहूं में अलग है, चावल में अलग है, मक्के के अंदर अलग है, हड्डियों में अलग है, बालों में अलग है, नाखून में अलग है, रक्त में अलग है, त्वचा में अलग है, हरित लवक में अलग होती है, संसार में अलग है। पूरी दुनिया में अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता दर्शाने वाला अणु कौन सा होता है, याद रखना, प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। तो और प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो किससे मिलकर के होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर के होता है। किससे मिलकर होता है, अमाइनो एसिड से। तो ये 2-3 पॉइंट और नोट कर लेते हैं अपन। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर के निर्माणकारी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्माणकारी पदार्थ कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसको कहा जाता है, याद रखना, प्रोटीन को ही कहा जाता है। एक गर्भवती महिला को अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। एक गर्भवती महिला को अपने भोजन में किसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा याद रखना अधिक लेनी चाहिए। प्रोटीन सर्वाधिक जैव विविधता, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक
जैव विविधता प्रदर्शित करने वाला जो अणु है उसको क्या कहते हैं, याद रखना, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण जिन इकाइयों से होता है उन्हें कहा जाता है एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवश्यक एमिनो अम्ल, एक होते हैं दोस्तों अनावश्यक एमिनो अम्ल, एसेंशियल, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एक सेमी एसेंशियल भी होते हैं जिनको अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो 20 एमिनो अम्ल हैं इनमें से कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है और कौन कौन से सेमी एसेंशियल हैं। तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से मिलकर के होता है। तो इसमें एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, अनिवार्य तथा अनिवार्य एमिनो अम्ल। अनिवार्य एमिनो अम्ल, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अनिवार्य एमिनो अम्ल। एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनको आवश्यक एमिनो अम्ल भी कहते हैं। परम आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है इनको, परम आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एमिनो अम्ल हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें भोजन के माध्यम से ही लेना जरूरी होता है। ये एमिनो अम्ल बॉडी ग्रोथ के लिए, जीवों की वृद्धि के लिए, इसके अलावा नाइट्रोजन संतुलन के लिए भी आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन से संबंधित जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए भी सहायक होते हैं। इनका संश्लेषण बॉडी में नहीं होता है, इसलिए इनको भोजन के साथ शरीर में ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। और ये ऊतक निर्माण का कार्य भी करते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन का कार्य भी करते हैं। तो क्या काम करते हैं ये? एक तो याद रखना, जीवों की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, इसके अलावा जीवों की वृद्धि के अलावा हम बात करें तो नाइट्रोजन संतुलन, नाइट्रोजनी संतुलन, तथा ऊतक वृद्धि के लिए, टिश्यू ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक होता है? याद रखना, अनिवार्य एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, इन्हें भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक है। भोजन के साथ ग्रहण करना आवश्यक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तो आवश्यक एमिनो अम्लों की हम बात करें तो इनकी जो संख्या होती है लगभग 10 होती है। कितनी होती है संख्या? 10 होती है। 10 आवश्यक हैं और 10 ही अनावश्यक हैं। आवश्यक में कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक आता है थ्रियोनिन, दूसरा आता है आइसोल्यूसिन। पहला थ्रियोनिन हो गया, दूसरा आइसोल्यूसिन, तीसरा होता है ल्यूसिन, चौथा होता है लाइसिन। चौथा कौन सा होता है? लाइसिन होता है। पांचवा है मीथियोनिन, छठा है फिनाइल
एलेनिन, छठा कौन सा है, फिनाइल एलेनिन। फिर है ट्रिप्टोफैन, सातवां है ट्रिप्टोफैन। आठवां है, ट्रिप्टोफैन के बाद आता है एक बैलीन, एक आता है आर्जिनिन, और एक आता है हिस्टिडीन। ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन को अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इनका कुछ निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो ये आर्जिनिन, हिस्टिडीन याद रखना कैसे हैं, ये अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल भी होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 10। कौन कौन से हो गए देखो, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, बैलीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये याद रखना दोस्तों, सारे कैसे हैं, ये अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं, इनको आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। और एक होते हैं अर्ध अनिवार्य आवश्यक एमिनो अम्ल, अर्ध अनिवार्य एमिनो अम्ल, इनको कहा जाता है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। और अर्ध आवश्यक का मतलब होता है कि इनका निर्माण कुछ मात्रा में शरीर में होता है, निर्माण कुछ मात्रा में शरीर में होता है, याद रखना। इनकी संख्या की बात करें तो संख्या इनकी कितनी है, 2। कौन कौन सी है, एक तो है आर्जिनिन और एक है दूसरी हिस्टिडीन। ये 2 ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिनका निर्माण कुछ मात्रा में शरीर में होता है। इनको यदि भोजन के साथ अपन नहीं भी लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, याद रखना, अर्ध अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। तो आवश्यक हो गए, अर्ध आवश्यक हो गए। अब बात करते हैं अपन अनावश्यक एमिनो अम्ल या अनिवार्य एमिनो अम्ल। तो ये तो हो गए अनिवार्य एमिनो अम्ल, वो हो गए अर्धानिवार्य, और अब बोलते हैं अपन अनावश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब है कि जंतुओं के शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं ये, इसलिए भोजन में इनका उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। संख्या भी इनकी 10 ही होती है, जिसे एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, शीरीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ये सब कैसे हैं, याद रखना, अनिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं। तो ये जो एमिनो अम्ल हैं वो जंतुओं के शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं। जंतुओं के शरीर में इनका क्या हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है, इसलिए भोजन में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। भोजन में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है, याद रखना। संख्या होती है इनकी 10। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। सबसे पहले हम बात करते हैं एलेनिन, एस्पार्जिन, ए वाले, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड। फिर आता है सिस्टीन, फिर आता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एक आता है ग्लाइसिन, सीरीन, एक आता है ग्लाइसिन, एक आता है सीरीन। कौन सा आता है, शीरीन। एक आता है ग्लूटामीन,
ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन अलग अलग है, याद रखना। एक आता है टायरोसिन और एक आता है दोस्तों प्रोलीन। कौन सा आता है? प्रोलीन। तो ये सब कैसे हैं, याद रखना, ये आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। कैसे एमिनो अम्ल हैं? ये आवश्यक एमिनो अम्लों की श्रेणी में आते हैं। तो आवश्यक हो गए, अनावश्यक, ये अनावश्यक हैं, आवश्यक, अर्धावश्यक और अनावश्यक, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, तीनों प्रकार के एमिनो अम्लों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों के प्रकार। प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों के प्रकार। प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों के प्रकार हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों के प्रकार की यदि अपन बात करें तो एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले होते हैं अम्लीय। अम्लीय का मतलब एसिडिक। अम्लीय का मतलब होगा इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमिनो वर्ग पाया जाता है। 2 कार्बोक्सिलिक समूह प्लस एक एमिनो समूह हो तो उसको अम्लीय में रखा जाता है। ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ग्लूटामिक अम्ल तथा एस्पार्टिक अम्ल ये कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ क्षारीय भी हो सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, इसका मतलब उभयधर्मी होंगे। तो अम्लीय कौन कौन से हैं, क्षारीय कौन कौन से हैं? क्षारीय का मतलब होगा एक कार्बोक्सिलिक समूह 2 एमिनो समूह, यानी ये अम्लीय वाला कम हो गया इसमें मामला। एक कार्बोक्सिलिक समूह प्लस 2 एमिनो समूह। यहाँ एमिनो समूह ज्यादा हो गए, कार्बोक्सिलिक कम हो गया, इसका मतलब प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। जैसे लाइसिन तथा आर्जिनिन, जैसे लाइसिन तथा आर्जिनिन क्षारीय हो गए। तीसरा कौन सा है? उदासीन। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, याद रखना, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? न्यूट्रल का मतलब होगा एक कार्बोक्सिलिक समूह हो और एक ही एमिनो वर्ग हो। एक कार्बोक्सिलिक समूह हो प्लस एक ही एमिनो समूह हो तो फिर क्या होगा? ये उदासीन होगा। जैसे उदाहरण की हम बात करें, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, इसके अलावा बैलीन, फिनाइल एलेनिन आदि, ये सब किस में आते हैं? याद रखना, न्यूट्रल में आते हैं। किस में आते हैं? न्यूट्रल के अंदर आते हैं। तो ये 3 प्रकार के अपने पढ़े हैं प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों के प्रकार। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 3 प्रकार के हैं। अम्लीय, अम्लीय का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक समूह प्लस एक एमिनो समूह, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। क्षारीय, एक कार्बोक्सिलिक समूह 2 एमिनो समूह, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। उदासीन, एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमिनो समूह, उदाहरण ग्लाइसिन, एलेनिन, बैलीन, फिनाइल एलेनिन। ये सब किस में आते हैं? प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों के प्रकार में आते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनो अम्लों के क्या क्या कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ
एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के कार्य, फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। एमिनो अम्ल के कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ग्लूकोज निर्माण में करता है, ग्लूकोज निर्माण में एमिनो अम्ल काम करते हैं। इसमें जो ज्यूटराइन पाया जाता है यानी एम्फोटेरिक नेचर जो होता है वो अम्ल क्षार बैलेंस को बनाए रखता है। तो अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी ज्यूटराइन सहायक होते हैं। जो ज्यूटराइन होता है वो अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में ज्यूटराइन सहायक होता है। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल जो होता है वो हीम का निर्माण करता है। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल जो होता है वो हीम यानी आयरन अणु, हीम अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन जो होता है, टायरोसिन एमिनो अम्ल जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। टायरोसिन एमिनो अम्ल है, ये किसके निर्माण में सहायक होता है, थायरोक्सिन निर्माण में सहायक होता है। टायरोसिन एमिनो अम्ल, कहने का मतलब है एमिनो अम्ल से ही मेलेनिन वर्णक है, थायरोक्सिन है, एडेनिलीन है, ये सब के निर्माण में भी कौन सहायक होता है, याद रखना एमिनो अम्ल ही सहायक होते हैं। ये बात हुई हमारे एमिनो अम्लों के कार्यों की। किसकी बात हुई, एमिनो अम्लों के कार्यों की। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि प्रोटीन अणु जो होते हैं इनका निर्माण कौन से बॉन्ड के द्वारा होता है। तो याद रखना प्रोटीन अणुओं का निर्माण पेप्टाइड बंधों के द्वारा होता है, क्योंकि प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो एमिनो अम्लों के पॉलीमर होते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। और एक बहुलक के अंदर जो समीपवर्ती अणु होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, उनके मध्य में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। एक परमाणु बंध जो दो एमिनो अम्लों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहा जाता है। सरलतम पेप्टाइड केवल दो एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है, जिसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। और जब तीन एमिनो अम्लों से बना हुआ होता है तो ट्राइपेप्टाइड, और तीन या अधिक से बना होता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुपेप्टाइड का नाम दिया जाता है। तो एक पेप्टाइड बंधता के नाम से एक छोटा सा अपन पार्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पर, पेप्टाइड बंधता, इसको अपन कह सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज। आजकल दोस्तों प्रश्न बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। पेप्टाइड लिंकेज की बात करें तो प्रोटीन अणुओं का जो निर्माण होता है वो पेप्टाइड बंधों के द्वारा होता है। प्रोटीन अणुओं का निर्माण जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा होता है। और परमाणु बंध जो होता है या पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो दो एमिनो अम्लों को जोड़ता है। दो एमिनो अम्ल कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दो एमिनो अम्ल किससे जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। सरलतम पेप्टाइड जो होता है वो
केवल 2 एमिनो अम्लों से बना होता है। सरलतम पेप्टाइड 2 अमाइनो एसिड से निर्मित होता है। इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड। 3 एमिनो अम्लों से बने हुए 3 अमाइनो एसिड से निर्मित जो होते हैं उनको कहा जाता है ट्राइपेप्टाइड। क्या कहा जाता है? ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। और 3 या अधिक से मिलकर बने होते हैं, 3 या अधिक एमिनो एसिड से निर्मित होते हैं तो इन्हें कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 3 या ज्यादा से बने होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। पेप्टाइड बंधता, पेप्टाइड लिंकेज, 2 एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनो अम्लों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, सबसे सरलतम एमिनो अम्ल कौन सा है? जटिलतम एमिनो अम्ल कौन सा है? सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? एरोमेटिक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? एल्कोहलिक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? विषम चक्रीय एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सरलतम एमिनो अम्ल। सबसे जटिलतम एमिनो अम्ल। सबसे सरलतम एमिनो अम्ल और एक होता है सबसे जटिलतम एमिनो अम्ल। सरलतम एमिनो अम्ल जो होता है वो है ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। और सबसे जटिलतम एमिनो अम्ल जो है वो है ट्रिप्टोफैन। कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन होता है। एक आता है सल्फर युक्त एमिनो अम्ल। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल जिसमें सल्फर ये गंधक पाया जाता है, वो 2 होते हैं, तो सिस्टीन और एक होता है मीथियोनिन। एक तो होता है सिस्टीन, एक होता है दोस्तों मीथियोनिन। एरोमेटिक एमिनो अम्ल। एरोमेटिक एमिनो अम्ल, एरोमेटिक का अर्थ होता है सुगंधित एमिनो अम्ल। ये होते हैं फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। इसके अलावा हम बात करें टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सभी किसमें आते हैं? एरोमेटिक एमिनो अम्लों में आते हैं। एल्कोहलिक एमिनो अम्ल। एल्कोहलिक एमिनो अम्ल है भाई साहब सीरीन। कौन सा बनेगा बेटा? सीरीन। और एक आता है इसमें थ्रियोनिन। सीरीन और थ्रियोनिन ये दोनों कौन से होते हैं? एल्कोहलिक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। विषम चक्रीय, एक चक्र के रूप में जिनकी संरचना नहीं होती है उनको कहा जाता है विषम चक्रीय एमिनो अम्ल। और विषम चक्रीय एमिनो अम्ल होते हैं प्रोलीन तथा हिस्टिडीन। प्रोलीन तथा हिस्टिडीन ये कैसे होते हैं? विषम चक्रीय होते हैं। एल्कोहलिक होते हैं सीरीन और थ्रियोनिन। विषम चक्रीय होते हैं प्रोलीन तथा हिस्टिडीन। एरोमेटिक होते हैं फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन ये कैसे होते हैं? एरोमेटिक। सिस्टीन, मीथियोनिन सल्फर युक्त। जटिलतम ट्रिप्टोफैन। और सरलतम कौन सा है दोस्तों? ग्लाइसिन है। कौन सा है? ग्लाइसिन है। विषम चक्रीय में कौन कौन से आते हैं? प्रोलीन और हिस्टिडीन आते हैं। एल्कोहलिक में कौन से हैं? सीरीन और थ्रियोनिन है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक नोट लगा करके
पॉइंट पढ़ते हैं हम। एक तो होता है अमीनो एसिड और एक होता है इम्यूनो एसिड। कभी सुना हो आपने, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। एक तो एमिनो एसिड होता है, एक इम्यूनो एसिड होता है। इमीनो का मतलब होता है जिसमें, अमीनो में तो NH2 समूह होता है एमिनो, इसमें एक एमीन समूह पाया जाता है, इमीन समूह होता है, इसको NH से दर्शाते हैं। जब NH2 के स्थान पर NH पाया जाता है तो उसको इमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीनो एसिड। और ऐसा प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में होता है। प्रोलीन तथा हाइड्रोक्सी प्रोलीन में NH2 समूह के स्थान पर NH समूह पाया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इम्यूनो एसिड्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? इम्यूनो एसिड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हुई हमारी दोस्तों किसकी? इम्यूनो एसिड्स की। तो ये दोस्तों इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के बारे में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट पढ़े हैं। मेनली इसमें हमने एमिनो अम्लों की चर्चा की है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, कौन से बॉन्ड के द्वारा होता है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एमिनो अम्लों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से आवश्यक हैं, कौन से अनावश्यक हैं, कौन से अर्धावश्यक हैं, एमिनो अम्ल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एमिनो अम्लों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हमने पढ़े हैं, इम्यूनो एसिड भी पढ़ा है। तो ये पार्ट में दोस्तों हमने ये सारी बातें की हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रोटीन का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन के पार्ट 2 के अंदर याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, जिसमें सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, किस किस में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, सारी चर्चा पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर करने वाले हैं। धन्यवाद।